हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी नए लेक्चर के साथ शुरुआत करते हैं। 3 लेक्चर बाइनोमियल थ्योरम के हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो जाके देखिए, वरना इस क्लास में कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट या फिर ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर? बेसिकली सबसे पहले कोफिशिएंट की बात करो तो अगर मैं करूं कोफिशिएंट के अंदर अगर इसकी बात करें तो क्या कितना आता है अपने पास में? एनसीआर। अब एनसीआर की वैल्यू कितनी होगी? एनसीआर की वैल्यू के लिए मैं तुमसे छोटे छोटे टर्म्स लेके बात करता हूं। जैसे कि मान लो एन की वैल्यू 4 है, 4C0। मैं कंपेयर कर रहा हूं 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। ये सारे टर्म्स मैंने लिख दिए। अभी मुझे ये बताना है, बेसिकली एन की वैल्यू फिक्स्ड है, आर की वैल्यू वेरी कर रही है, तो मुझे ये बताना है कि आर की मैं क्या वैल्यू रखूं जिसके लिए सबसे बड़ी वैल्यू आए, किसकी? एनसीआर मैक्सिमम हो जाए या फिर ग्रेटेस्ट हो जाए। एनसीआर मैक्सिमम हो जाए या फिर ग्रेटेस्ट हो जाए, आर की क्या वैल्यू रखूं? तो जैसे ही हम लोग इसको देखते हैं तो इसको कैलकुलेट किया, 4C0 इसकी वैल्यू आती है 1, 4C1 इसकी वैल्यू आती है 4, 4C2 इसकी वैल्यू आती है 6, 4, और ये वापस से आ गया 1। सबसे ज्यादा क्या आया? जब R की वैल्यू 2 हो गई तब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी कि 4C2 इज मैक्सिमम। राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज 6 का लेते हैं। n इज इक्वल टू लिया 6। राइट? n की वैल्यू 6 ली तो क्या आ गया? 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6। अभी 6C0 की वैल्यू होती है 1। और एक और बात, अपन ने क्या पढ़ा था? एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, अपन ने ये पढ़ा था। तो जितना वैल्यू 6C0 की होगी उतनी ही वैल्यू 6C6 की होगी, तो 1। 6C1 की वैल्यू होती है 6, तो 6C5 की भी उतनी ही वैल्यू होगी 6। 6C2 की वैल्यू कितनी होती है? 15। कैलकुलेट कर लेना भैया। तो 6C4 की भी उतनी वैल्यू होगी 15। 6C3 की वैल्यू आ जाती है 20। तो आप एक बात देख पा रहे हो, एनसीआर 4C2 जब एन की वैल्यू 4 थी तो मैक्सिमम कब आया? जब आर की वैल्यू 2 थी। एन की वैल्यू 6 थी तो मैक्सिमम कब आ रहा है? जब आर की वैल्यू 3 है। यानी कि कुछ कुछ आपको पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। जब आर की वैल्यू उसके जस्ट हाफ हो जाएगी तब मैक्सिमम है। लेकिन ये चीज ऑड नंबर में कैसे अप्लाई करेगी कि यार ऑड में आप हाफ करोगे तो पॉइंट में तो आर की वैल्यू लगा नहीं सकते, फिर क्या करना है? तो एक काम करते हैं, एन की वैल्यू लेते हैं 5 और चेक करते हैं। तो ये आ गया 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। इसकी वैल्यू होती है 1 तो इसकी भी वैल्यू आएगी 1। 5C1 इसकी वैल्यू होती है 5 तो इसकी भी वैल्यू आएगी 5। 5C2 इसकी वैल्यू होती है 10, इसकी भी वैल्यू होती है 10। यहां पे दो मैक्सिमम टर्म्स आई। वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे दो मैक्सिमम टर्म्स आई, लेकिन उसमें भी r/2 काम करेगा। कैसे काम करेगा? r/2 ऐसे काम करेगा, 5 का आपने हाफ किया तो ये आया 2.5। अब 2.5 तो रख नहीं सकता, तो 2.5 के इधर और इधर कौन से नंबर आते हैं? 2 और 3। राइट? तो अगर आप पैटर्न नोटिस करो तो कैसे जा रहा है ये? अगर n इवन है तो क्या जा रहा है? ये 1 से शुरू होगा NC0 और बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाता है R की वैल्यू जब n/2 है। फिर वापस से कम होता रहता है, होता रहता है, और वापस से n की वैल्यू आ जाती है 1। राइट? और इधर सबकी वैल्यू बीच में बराबर आती है, यानी कि जितनी इसकी होगी एक कम उतनी इसकी होगी, जितनी इधर उतनी ही इधर। राइट? कुछ कुछ ऐसा सा पैटर्न बनेगा। ऐसे मैं आपको ग्राफ नहीं बना के दिखा रहा, बट ये पैटर्न है कि पहले सबसे कम होता है, फिर बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और फिर n/2 पे जाके मैक्सिमम होता है। उसके बाद वापस से कम होने लग जाता है और फिर वापस से NCN पे मिनिमम हो जाता है। ये पैटर्न है। राइट? तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अगर मुझसे कोई पूछे क्या कि भैया एनसीआर ग्रेटेस्ट है, एनसीआर ग्रेटेस्ट है, एन फिक्स्ड है,
तो आप आर की वैल्यू बताओ। तो उसमें मैं कहूंगा क्या कि भैया आर की दो वैल्यूज हैं। क्या क्या? ये डिपेंड करता है एन पे। इफ एन बिलोंग्स टू इवन, अगर एन एक इवन नंबर है तो आर की वैल्यू होगी n/2। एल्स n बिलोंग्स टू ऑड, अगर r ऑड है तो n की क्या वैल्यू होगी? तो n की वैल्यू आएगी n/2 -1/2। सॉरी, r की वैल्यू है भैया, ये r की क्या वैल्यू आएगी? n/2 -1/2, और r की दूसरी वैल्यू आएगी n/2 +1/2। तो अपन ऐसे याद नहीं रखेंगे, इसको n -1/2 कर दो, इसको n +1/2 कर दो। अपन ऐसे याद नहीं रखेंगे, ये तो एक स्टैंडर्ड बोलने का तरीका हो गया। अपन हर बार हाफ कर देंगे, अगर हाफ करने के बाद वो एक प्रॉपर इंटीजर आ जाता है तो वही r की वैल्यू है। अगर वो प्रॉपर इंटीजर नहीं आता, 0.5 में आता है, तो उसके पहले एक कम, वो r की वैल्यू आ जाएगी। राइट? तो ये हो गया सबसे पहले क्या, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट NCR कब सबसे बड़ा होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। NCR कब सबसे बड़ा है आपने देख लिया, जब r की वैल्यू n/2 है। राइट? अभी इसके एक कदम आगे बढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ये हो गया। अभी ग्रेटेस्ट टर्म की बात हो रही है। ग्रेटेस्ट टर्म यानी कि a + b होल रेज टू पावर n, ये जब कहानी है तो इसमें सबसे बड़ी टर्म क्या आ रही है? अब इसमें सिर्फ NCR नहीं आ रहा, इसमें a का भी रोल प्ले हो रहा है और b का भी रोल प्ले हो रहा है। a भी है और b भी है, तो मैं कहूंगा ये जाता है NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n -1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n -2 b की पावर 2, और ऐसे जाते 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 NCn a की पावर 0 b की पावर n, ये जाता है अपने पास में। जैसे ही आपने कहा कि ये हो रहा है, नेक्स्ट टर्म आपका क्या आता है कि यार अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी? तो एक बात जो मैं कह रहा हूं वो मान लो, मतलब मैं डायरेक्टली कह रहा हूं कि वो अभी के लिए मान लो, उसमें दिमाग मत लगाओ। क्या कि यार जैसे 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 NCR की तरह होता है ना, तो R की वैल्यू बढ़ाने पे नंबर धीरे 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 बढ़ता है, फिर धीरे 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 कम होता है। तो यहाँ पे भी पैटर्न कुछ ऐसा ही फॉलो होने वाला है। मतलब कि अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन हमेशा ये वैल्यू मैक्सिमम n/2 पे आए ये जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे n/2 आना कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये होने वाला है कि धीरे 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 बढ़ सकता है, फिर उसके बाद कम होने लगेगा तो कम ही होता जाएगा, फिर वो बढ़ेगा नहीं। राइट? तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा कि लेट सपोज 10 टर्म से T10 तक है, फॉर एग्जाम्पल T1 to T10, और T4 मैक्सिमम आ रहा है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा T1 T2 T3 T4, फिर इधर आएगा T5 T6 T7 T8 T9 T10, T10 नीचे आएगा T10, ये आने वाला है। मतलब ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, पैटर्न हमेशा यही फॉलो होगा कि पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, पहले थोड़ा सा बढ़ेगा फिर कम होगा। और अगर ये नहीं हुआ तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमेशा कम होता रहे, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमेशा बढ़ता रहे। यानी कुछ ना कुछ आपको न्यूमेरिकली, यहाँ पे बात हो रही है न्यूमेरिकली, माइनस के बारे में कंसिडर नहीं करें, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में इस तरीके का होगा कि ये जनरली थोड़ा सा बढ़ेगा फिर कम होने लगेगा। अब उस पर गारंटीड नहीं है, इधर T10 है तो फिफ्थ टर्म सबसे बड़ी नहीं हुई, इधर मैंने क्या किया T4 सबसे बड़ी हो सकती है, ये अपने को निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे करना है, मैं निकालूंगा कैसे कि कौन सी टर्म सबसे बड़ी है, उसी के लिए गेम है पूरा। उसमें मैं क्या कह रहा हूं, उसमें मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर R के लिए ये सबसे बड़ी है, तो मैं कह रहा हूं कि वो जैसे इधर T4 इज ग्रेटर देन T3 एंड T4 इज ग्रेटर देन T5। मतलब कि ये कि कोई भी टर्म अपने आजू बाजू दोनों टर्म से बड़ी हो गई तो वो सबसे बड़ी टर्म हो जाएगी। वापस से रिपीट कर रहा हूं, इसको समझना, कोई भी टर्म अगर अपने लेफ्ट और राइट साइड वाले दोनों नंबर से बड़ी हो गई तो वो सबसे बड़ी टर्म होने वाली है। क्यों होने वाली है, सोच के देखो।
कि यार अगर मैं T3 को कंपेयर करूं तो T3 में क्या है, लेफ्ट वाली साइड कम राइट वाली साइड ज्यादा, T3 दोनों से बड़ा नहीं है। T5 को कंपेयर करो तो उसमें क्या है, लेफ्ट वाली साइड बड़ी राइट वाली साइड ज्यादा, सॉरी लेफ्ट वाली साइड बड़ी राइट वाली साइड कम, राइट। तो अभी किसी भी नंबर के अंदर हमेशा ये हो रहा है कि एक साइड बड़ी हो रही है दूसरी साइड छोटी हो रही है, लेकिन एक ही पर्टिकुलर टर्म है जिसमें ऐसा हो रहा है कि दोनों साइड छोटी हो रही है। तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि किसी टर्म, अगर कोई टर्म अपने से पहले वाली और अपने से बाद वाली दोनों से बड़ी हो गई तो ओवरऑल बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो सबसे बड़ी टर्म होगी। न्यूमेरिकली बात कर रहा हूं, वो सबसे बड़ी टर्म होने वाली है, राइट। तो अभी इसको कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा चलो r की किसी वैल्यू के लिए ये सबसे बड़ी टर्म है, तो उस केस में ये T4 मैं ये लिख सकता हूं T4 अपॉन T3 इज ग्रेटर देन 1, T4 अपॉन T5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। मैं वैसे भी न्यूमेरिकली कंसिडर कर रहा हूं तो प्लस माइनस के साइन मैं नहीं देख रहा हूं इस टाइम पे, राइट। T4 अपॉन T3 ग्रेटर देन 1, T4 अपॉन T5 ग्रेटर देन 1, ये आना चाहिए। यानी कि अगर r की कोई वैल्यू के लिए है तो मैं ये कहूंगा tr प्लस 1 अपॉन tr विच इज NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r अपॉन NCR माइनस 1 a की पावर n माइनस r प्लस 1 b की पावर r माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, और इक्वल टू भी लगा तो बराबर भी हो सकता है। इधर सिर्फ हमेशा ऐसा नहीं है कि ये बराबर होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि T4 T5 बराबर हो जाए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। जैसे कि अभी NCR में हुआ था ना कि 5C2 और 5C3 बराबर हो गए थे, बट वो दोनों ही फिर मैक्सिमम थे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा TR प्लस 1 अपॉन TR प्लस 2, ये कितना आएगा, ये तो आ जाएगा NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r अपॉन NCR प्लस 1 a की पावर n माइनस r माइनस 1 b की पावर r प्लस 1, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी कि अगर r की किसी वैल्यू के लिए मैक्सिमम आ रहा है तो अपने से एक छोटी, अपने से एक कम टर्म और अपने से एक बड़ी टर्म दोनों से बड़ी हो या फिर बराबर भी हो तो भी चलेगा, दोनों में से किसी एक से बराबर हो चलेगा, इसलिए मैंने दोनों जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं और r की एक वैल्यू तक पहुंचते हैं, देखते हैं, और फिर उस वैल्यू को मैं आपको कहूंगा जनरली याद रख लो, ज्यादा अच्छा है। तो अभी NCR अपॉन NCR माइनस 1 निकालते हैं। तो पहली वाली टर्म यहां से इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया, ये आता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू, दूसरा कितना आता है n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। और अगर आप इसको देखोगे तो b की पावर r अपॉन b की पावर r माइनस 1, तो उधर बचेगा b डिवाइडेड बाय a की पावर n माइनस r, a की पावर n माइनस r प्लस 1, तो इधर से पूरी पावर कैंसिल हो जाएगी, इधर बचेगा a, राइट। ऊपर बचेगा b क्योंकि बची हुई सारी, मैं कहूँ 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 4, तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा, राइट। तो उसी तरीके से एक कम पावर है वो डिवाइड हो रही है तो पावर माइनस हो जाती है, ये तो पता होना चाहिए। a की पावर m अपॉन a की पावर n कितना होता है, a की पावर m माइनस n, तो बिल्कुल आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो b बचेगा, और इधर सेम में a की टर्म्स में करोगे तो a बचेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अभी इसको और कैलकुलेट करते हैं तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया। दूसरी बात 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r फैक्टोरियल को r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये जाएगा r फैक्टोरियल जाएगा 1 अपॉन r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट। और ये प्लस 1 है तो इसको सेलेक्ट करके क्या आएगा, ये आएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, वो तो ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, राइट। और इधर मैं r माइनस 1 का फैक्टोरियल ही लिख लेता हूँ और इधर n माइनस r का फैक्टोरियल, राइट। अभी r माइनस 1 फैक्टोरियल से r माइनस 1 फैक्टोरियल गया, n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल गया, बचा कितना
ये बचेगा n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू बी अपॉन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अभी r की क्या वैल्यू आई, तो r की वैल्यू जाएगी, इसको इधर ले गए तो ये आएगा अपने पास में एन बी बाय ए प्लस बी बाय ए माइनस आर बी बाय ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। आर को साथ में ले गए तो ये कितना आ गया, ये है ना, आर को उधर ले गए तो ये आता है आर 1 प्लस बी बाय ए इज लेस देन इक्वल टू एन, एक मिनट इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, रुको। ये आता है एन बी बाय ए प्लस बी बाय, राइट। अभी ये कितना हो जाता है अपने पास, r इज लेस देन इक्वल टू एन बी बाय ए प्लस बी बाय ए। इसको मैं एक और चीज कर रहा हूँ, इसको मैं प्लस एन बी बाय ए माइनस एन बी बाय ए ये लिख रहा हूँ साथ में। तो ये कितना आ गया, और ये गया 1 प्लस बी बाय ए। ऐसा क्यों किया मैं आपको थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, ऐसा किया क्यों है, रिजल्ट याद रखने के लिए। सो r इज लेस देन इक्वल टू एन बी बाय ए कॉमन ले लिया तो आता है 1 प्लस बी बाय ए, और ये कितना जाता है माइनस एन, तो प्लस बी बाय ए कॉमन ले लिया, ये आया एन, ये गया 1 प्लस बी बाय ए। नहीं ये मत करो, एक काम करो दूसरा, ये मत लगाओ, सॉरी ये नहीं लगाना भैया, रुक जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा बेहतर तरीके से इसको ले सकते हैं। इसको एक काम करो, +1 -1 कर लो। +1 -1 किया तो ये कितना हो गया, ये गया एन बी बाय ए माइनस 1 प्लस 1 प्लस बी बाय ए, राइट। अभी आर लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, ये आ गया एन बी बाय ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बी बाय ए प्लस 1, ये अलग से ले लिया। बी बाय ए को मैं थोड़ी देर के लिए एम लिख रहा हूं, तो ये आ गया आर लेस देन इक्वल टू एन एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एम प्लस 1। ये आर लेस देन इक्वल टू आया एन एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एम प्लस 1। अभी दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था भैया, ये टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर। एक काम करते हैं, इसको नीचे ले चलते हैं, ये इसको अपन लोग नीचे ले गए, हाँ जी। तो अभी जैसे इसको अपन लोग नीचे लेकर आए, इसको वापस से कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया, इधर से b गया जाएगा, ये r+1 जाएगा, इधर से ये जाएगा, इसकी ये पावर जाएगी, तो इधर बन गया a अपॉन बी। इधर बचे हुए में क्या रहा, ये रहा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू ये गया n फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू a अपॉन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल जाता है, r फैक्टोरियल से ये r+1 का फैक्टोरियल हट गया, राइट। ये चीज अभी आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ये n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल से इसका फैक्टोरियल हट गया, तो ये बचा r+1 डिवाइडेड बाय n माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू b बाय a, राइट। अभी इधर से फर्दर क्या आया, r+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n b बाय a माइनस ये जाएगा कितना, एन बी बाय ए माइनस आर बी बाय ए। इन दोनों को हटा लिया तो यह जाएगा आर 1 प्लस बी बाय ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन बी बाय ए माइनस 1। तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी बाय ए को मैंने लिया था एम, तो ये आ जाएगा
एन एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एम। देखिए तो ये एक टर्म हो गई, कौन सी, इसको भी साथ में लेकर आ जाते हैं हम लोग। इसको भी साथ साथ लेकर आ रहा हूं मैं। ये लीजिए, और इसको भी एन एम के टर्म्स में लिख दिया। तो r इज लेस देन इक्वल टू एन एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एम प्लस वन। अब देखिए r की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इससे होना चाहिए, लेस देन इससे होना चाहिए। तो r की वैल्यू कहां से कहां आएगी, तो r इज बिटवीन, और चाहो तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रख लो। ऑल दो बोर्ड्स में अगर आप कभी भी कर रहे हो इसको तो डायरेक्टली मत अप्लाई करना, आपको ये करके दिखाना पड़ेगा टी आर प्लस वन अपॉन टी आर और टी आर प्लस वन अपॉन टी आर प्लस टू। बट ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, जेई के लिए आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो ये कितना आएगा, ये आएगा एन एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एम इससे बड़ा, और एन एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एम प्लस वन इससे छोटा। ये दो टर्म्स के बीच में r जो है वो घूमता फिरेगा। r किससे बड़ा है, एन एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एम से बड़ा, और एन एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एम प्लस वन इससे छोटा। अब आप बोलोगे सर r की वैल्यू पॉइंट में कुछ आ जाए तो, यानी कि इसकी वैल्यू पॉइंट में आ जाए, इसकी वैल्यू पॉइंट में आ जाए, डरने की बात ही नहीं है। मान लो इसकी वैल्यू आई 3.2 फॉर एग्जाम्पल, तो r कहां से कहां हो गया, 3.2 से बड़ा 4.2 से छोटा, क्योंकि ये तो प्लस वन ही हो रहा है। अब 3.2 से बड़ा और 4.2 से छोटा r क्या होगा, इंटीजर। तो उस केस में, ये एग्जांपल है भैया, उस केस में r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि r सिर्फ क्या हो सकता है, r सिर्फ इंटीजर हो सकता है। तो 3.2 से 4.2 के बीच में एक ही इंटीजर पॉसिबल है, उसकी वैल्यू आती है 4, राइट। तो इस तरीके से r की हम डायरेक्टली वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी टर्म्स में, किसी भी पेपर के अंदर। तो r की वैल्यू आई। अब आपने कहा कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 आ गया तो उसमें क्या होगा, r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4, ऐसा कुछ हुआ तो उस केस में r की वैल्यू 3 4 दोनों काम करेगी, यानी कि दोनों टर्म्स ही सबसे बड़े हो जाएंगे। यानी कि r की वैल्यू जब 3 है और r की वैल्यू जब 4 है, दोनों टर्म्स की वैल्यू बराबर आ रही होगी, तभी इस तरीके का आया है। तो r की वैल्यू 3 4 दोनों काम करेगी, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमने बैठ के निकाल लिया, राइट। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई, तुम लोग भी पक गए होगे कि सर क्या चल रहा है। अभी क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस 4x होल रेज टू पावर 8, x की वैल्यू 1/3, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो r की वैल्यू कितनी है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कितना है, एन एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एम, और ये आ गया एन एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एम प्लस वन, राइट। अभी एन एम, एम कितना है, एम इज बी बाय, तो एन पहले निकाल लेते हैं, एम पहले निकाल लेते हैं, पूरी कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। तो एन इज इक्वल टू 8, एम इज इक्वल टू बी बाय ए, यानी कि 4x अपॉन 1, x की वैल्यू भी उसने दे रखी है 1/3, तो यह कितना आ जाएगा 4/3। तो n आ गया, m आ गया। अब r की कौन सी वैल्यू है, तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4/3, राइट। और ये इसी की पूरी कॉपी हो जाएगी प्लस 1 करके। तो ये कितना आ गया भैया, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया 32 माइनस 3 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 7/3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 29 अपॉन 7, और ये आएगा 29 अपॉन 7 प्लस 1। तो r इज ग्रेटर 29 अपॉन 7। अब देखो पूरी वैल्यू नहीं निकालनी है, r की वैल्यू के लिए 29 अपॉन 7, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पॉइंट समथिंग, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट समथिंग से लेकर 5 पॉइंट समथिंग के बीच में r की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो मैं कहूंगा r की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, r इक्वल टू आप 5 रख दो।
r इज इक्वल टू 5 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू, उसके अलावा और कोई वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है। तो r की वैल्यू अपन ने रख दी 5। तो कौन सी टर्म आएगी, मैं कहूंगा टर्म की वैल्यू आएगी 6। क्यों? क्योंकि हम तो यही करते हैं ना, टी आर प्लस 1 इज एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। तो r की वैल्यू आ गई 5, तो टर्म आएगी 6। तो t6 इज इक्वल टू 8c5। अब इधर 1 की पावर है 3 और 4x की पावर है कितनी 5, तो यानी कि आ गया 1 की पावर 3, 4x की पावर 5, x की भी वैल्यू दे रखी है तो ये आएगा 8c5 4/3 की पावर 5। अभी आपने एक चीज देखी क्या, मैं तुमसे सिर्फ कोफिशिएंट पूछता तो सबसे बड़ा कौन सा आता 8c4, बट इधर क्या है, इधर टर्म है। तो टर्म में क्योंकि ये 4/3 भी इंफ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर नंबर भी इंफ्लुएंस कर रहा है, इस वजह से वो 8c5 इंटू 4/3 रेज टू पावर 5 दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जो 8c4 है 4/3 रेज टू पावर 4, इससे बड़ा होता। क्यों बड़ा होता? देखो 8c5 और 8c4 में तो 8c4 बड़ा होता, बट 4/3 की पावर ये जैसे ही प्ले में आ जाता है वैसे ही थोड़ी थोड़ी कहानियां चेंज हो जाती है, और ये कहानियां चेंज हुई इसी की वजह से अपने पास ये आंसर जो है वो मॉडिफाई होता है। तो फिलहाल ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपका सिंपली आंसर आ गया। मुझसे पूछा जाएगा कौन सी टर्म सबसे बड़ी है, तो मैं कहूंगा 6th टर्म। और दूसरा मुझसे पूछा जाएगा कि यार वो जो सबसे बड़ी टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू ये है 8c5 4/3 होल रेज टू पावर 5, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब इधर गेम खेल गया। क्या गेम खेल गया? गेम ये खेल गया कि भाई ग्रेटेस्ट टर्म जब हम इसकी निकाल रहे हैं 3 - 2x की पावर 9, तो क्या कहानी है, तो इसमें कुछ तो पॉजिटिव टर्म आ रही है, कुछ नेगेटिव टर्म आ रही है। और हमारे पूरे गेम के हिसाब से हमने सीखा क्या है, सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स के लिए निकालना है, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट है मैं उसमें कैलकुलेट कर रहा हूं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। तो अभी दिमाग लगाओ, दिमाग खुला रखना भैया, बहुत जरूरी है। ये जेई लेवल की मैथमेटिक्स के अंदर दिमाग को खुला रखना आप लोगों के लिए जरूरी है, वरना नहीं चमकेगा कुछ भी। तो आई होप अभी तक आप लोग साथ में होंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है, बट ऐसे ही लेक्चर होंगे, वरना 5-5, 10-10 मिनट में तो मैं कंप्लीट ही नहीं करा पाऊंगा। चलिए आते हैं वापस। तो अभी क्या हो गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 2x होल रेज टू पावर 9 व्हेन x इज इक्वल टू 1। अभी क्या हो रहा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स की बात करते हैं। तो मान लो t1 t2 t3 t4 t5 और ऐसा कुछ हो रहा है t6 t7 t8 t9, राइट। अभी क्या हो गया, मान लो फर्स्ट टर्म आता है पॉजिटिव, तो माइनस के कोफिशिएंट में क्या होता है, a - b की पावर n के एक्सपेंशन में क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, इस तरीके से चलेगा ना। सोच के देख लो, a - b की पावर n का एक्सपेंशन विच इज नथिंग बट a प्लस ऑफ -b की पावर n का एक्सपेंशन। तो सबसे पहले आएगा nc0 a की पावर n, फिर आएगा -b की पावर 1, तो यानी कि माइनस, तो -nc1 a की पावर n - 1 b की पावर 1, फिर आएगा -b का स्क्वायर, -b का होल स्क्वायर कितना होगा +b², तो +nc2 a की पावर n - 2 b की पावर 2। इस तरीके से कहानियां चलती जाएगी, राइट। तो अभी जैसे ही अपन ने ये देखा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अब क्या करें, कि भैया इस कंडीशन में क्या करें, क्योंकि ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट तो होने वाला नहीं है, जरूरी नहीं है, सॉरी ये ग्रेटेस्ट हो या नहीं हो तो पता नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, राइट। अभी ध्यान से सुनना क्या कहानी हो रही है। मान लो ये पॉजिटिव है, तो फिर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी तो T5 सबसे बड़ा है और T5 पॉजिटिव भी है, T5 सबसे बड़ा है और T5 पॉजिटिव भी है, सबसे बड़ा भी है और पॉजिटिव भी है। बहुत बढ़िया, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा T5 ही होने वाला है, T5 विल बी ग्रेटेस्ट। मतलब क्या, न्यूमेरिकली भी सबसे बड़ा है, न्यूमेरिकली भी सबसे बड़ा है और पॉजिटिव है, राइट। तो सबसे बड़ा यही होने वाला है। लेकिन कभी उल्टा हो गया, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9, इस तरीके से कुछ आ गया, तो ये कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। अभी क्या कहानी है, T4 सबसे बड़ा है न्यूमेरिकली, बट वो नेगेटिव है।
T4 न्यूमेरिकली सबसे बड़ा है बट वो नेगेटिव है, तो T4 की वैल्यू निकालने जाओगे तो वो एक्चुअल में सबसे बड़ा आएगा या सबसे छोटा आएगा? एक्चुअल में वो सबसे छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकली सबसे बड़ा है और फिर नेगेटिव। यानी कि जैसे इधर मान लो ये आता है, फॉर एग्जाम्पल नंबर के लिए बात कर रहा हूं, ये आता है 10, 15, 20, 25 और फिर ये कम होता हुआ चला जाता है। ये आता है 21, ये आता है 16, ये आता है 12, ये आता है 7, ये आता है 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता क्या कहानी है, ये आता है। तो ये जो 25 के आगे आपने माइनस लगा दिया, ये सबसे बड़ा होने की जगह सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा टर्म होने की जिम्मेदारी किस किस की होती है? जो सबसे बड़ा भी हो और पॉजिटिव भी हो। यानी कि इधर से T5 या T3 में से कोई एक बनेगा। अब आप बोलोगे सर T5 बनेगा कि T3, वो मैं अभी बता ही नहीं सकता। मतलब कि T5 बनने वाला है या T3 सबसे बड़ा बनने वाला है, वो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। बट मैं ये श्योर हूं कि T5 या T3 में से कोई एक सबसे बड़ा होगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरे को सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट कंपेयर नहीं कराना। मुझे T4 मिल गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, बट मुझे पता चल गया कि वो नेगेटिव है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं साइकिल, सुन लेना ध्यान से। T4 मिल गया सबसे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट और साथ ही साथ मुझे पता चल गया क्या कि T4 नेगेटिव है। जैसे ही ये दो बातें पता पड़ी, मुझे ये समझ में आ गया कि T4 तो सबसे बड़ा हो नहीं सकता। तो कौन कौन से दो जो है वो दावेदार है बड़े होने के? या तो T3 या फिर T5। T3 या T5 में से कोई एक सबसे बड़ा होने वाला है। अब उन दोनों को बस आपस में कंपेयर करा लो कि अगर T3 बड़ा है तो उस केस में T3 सबसे बड़ी टर्म हो जाएगी, और T5 बड़ा है तो उस केस में T5 सबसे बड़ी टर्म हो जाएगी। इधर जो मैंने एग्जांपल लिखा है उसमें 20 और 21 में से बड़ा कौन सा है? तो मैं कहूंगा 21। तो इस केस में T5 सबसे बड़ी टर्म होगी। आई होप आपको क्लियर होता है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट निकालने के लिए हमारा वही फंडा है, उसी में एक स्टेप आगे बढ़ गए, ग्रेटेस्ट निकालना विद प्लस माइनस साइन का इंक्लूड करके। तो उसके अंदर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट तो निकालेंगे, पैरेलली हम लोग ये भी देख लेंगे कि यार अगर ये नेगेटिव आ गया तो ग्रेटेस्ट क्या आएगा, इसके आजू बाजू वाली टर्म्स में से कुछ ना कुछ। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखते हैं आगे। तो इस कहानी में क्या हुआ भैया, इसमें ग्रेटेस्ट टर्म 3 माइनस 2x की पावर 9, x इज इक्वल टू 1। तो अभी 3 माइनस 2x की पावर 9, और ये माइनस नहीं, मैं तो 2x और 3 कंसिडर कर रहा हूं। जो m की वैल्यू आएगी वो मॉड में होता है, वैसे तो मॉड b बाय होता है, तो ये आ जाएगा 2x बाय 3, यानी कि, और x की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 2 बाय 3। n की वैल्यू कितनी है? 9 दे ही रखिए। तो r की वैल्यू निकालते हैं। तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? तो उसकी वैल्यू कितना होता है? nm माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m, ये आता है। तो nm यानी कि 9 इंटू m कितना हो गया? 2 बाय 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वापस से आ गया 2 बाय 3। तो ये कितना आ गया भैया? ये आता है 18 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 2। ये कैलकुलेट कर लेना, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं किया मैंने। 15 बाय 5 यानी कि 3। तो r की वैल्यू आ गई कितनी? ये तो आसान सा ही क्वेश्चन हो गया, 3 से लेकर के 4। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। r कैन बी 3 और r कैन बी 4। दो पॉसिबिलिटी बनती है, r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4। ये दो पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा ये दो पॉसिबिलिटी है, अपना काम और भी ज्यादा आसान। क्या कि r की वैल्यू 3 और 4 दोनों पे आपस में न्यूमेरिकली तो बराबर होने वाले हैं। अब इसमें से बस ये देखना है कि पॉजिटिव कौन सा है। तो r की वैल्यू 3 डाली तो कितना आएगा? ये आएगा 9c3, फिर क्या है 3 माइनस 2x था ना, तो 3 की पावर 6 माइनस 2x की पावर 3, ये नेगेटिव है। और आएगा 9c4 3 की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4, ये पॉजिटिव है। और इन दोनों की वैल्यू बराबर आने वाली है, ये मुझे पहले ही समझ में आता है क्योंकि r की वैल्यू ये है। चाहो तो बैठे बैठे कैलकुलेट कर लेना, x की वैल्यू 1 डाल के, x इक्वल टू 1 है। राइट, तो अभी ये पॉजिटिव है, तो दो टर्म्स आ गई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दो टर्म्स है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। तो ओवरऑल ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? ओवरऑल ग्रेटेस्ट होगा ये। अब मुझसे कोई पूछे ओवरऑल स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? होगा ये। राइट, तो अभी इस कहानी को हम लोग करते हैं। तो ये कितना आ गया? 9c4 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, तो यानी कि बेसिकली माइनस 2 की पावर 4 16।
और ये आंसर है। अब इसको फर्दर कैलकुलेट किया जा सकता है बट मैं कर नहीं रहा हूँ, राइट। बड़ा सा आंसर आएगा, मोस्टली आपको अगर ऑप्शंस में दिया जाता है तो इसी टर्म्स में देने वाला है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 2n x ग्रेटर देन 0 n बिलोंग्स टू n, मतलब कि n बिलोंग्स टू n मतलब कि जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है, इज ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट है तो फाइंड द रेंज ऑफ x। मिडिल टर्म ही सबसे बड़ी टर्म है तो x की रेंज बताओ। मैंने कहा ठीक है भैया, मिडिल टर्म क्या आती है, मिडिल टर्म के अंदर भी सेम फंडा लगता है 2n डिवाइडेड बाय 2, ये r की वैल्यू आएगी। तो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है n, और जो हम n इतनी देर से फॉर्मूला लगा रहे हैं उसकी वैल्यू, उसके अंदर क्या कहानी है, उधर इसकी वैल्यू जो है n की जगह आएगा 2n, राइट। तो अभी कहानी होती है nm, m की वैल्यू है x, तो r की वैल्यू कहां से कहां आती है भैया, nm माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m, और ये आएगा nm माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m प्लस 1, राइट। ये इतनी बार यूज हो रहा है कि आपको याद हो जाना चाहिए, फिर भी याद नहीं होता तो याद करने के बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं। जैसे कि यह है nm माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक कहानियां बना लेता हूँ कि नरेंद्र मोदी में से एक माइनस किया और मोटा भाई में एक प्लस किया, डिवाइड करा दो, कुछ भी बना लो। मतलब ये बहुत ही घटिया लॉजिक है, आई नो दैट, बट द पॉइंट इज आपको कई बार फॉर्मूले याद नहीं होते तो आपको कोई ना कोई कहानी बना लो उसके पीछे, तो उसको याद रखने में आपके लिए आसानी होगी, राइट। तो ये आ गया r nm माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m, और ये आ गया nm माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m प्लस 1। तो अभी r की वैल्यू है n, इधर जो है n की वैल्यू है एक्चुअली 2n, m की वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x, और ये सेम कहानी आ जाती है। तो एक काम करते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ये आता है 2nx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 1। अभी इसको अलग से लेते हैं, इसको अलग से लेते हैं, तो ये आ गया n ग्रेटर देन इक्वल टू 2nx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x, तो ये आ जाएगा n प्लस nx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2nx माइनस 1, तो ये जाएगा n प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू nx, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय n। ये फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म क्या है भैया, 2nx माइनस 1, अब इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाता है, मतलब इधर 1 को इधर ले जाओ, राइट। तो ये आ जाता है 2nx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1, तो ये आ गया 2nx माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आएगा n माइनस 1 प्लस nx माइनस x, राइट। माइनस 1 से माइनस 1 गया, x की टर्म्स एक साथ रख ली तो ये इधर ही आ जाता है, तो ये आता है कितना, nx प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो ये कहानी कितनी आई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। अब इसका आंसर प्लस 1 माइनस 1 कर दो, दिखने में ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो ये कितना आ जाता है भैया, 2nx माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी आई भैया, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 से बड़ी, और दूसरा 1 प्लस 1 बाय n से छोटी। ये आपके पास में आंसर है। x की रेंज क्या क्या आएगी, अगर इस रेंज में हुआ कौन सा, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 से बड़ा और 1 प्लस 1 बाय n से छोटा, तो उस केस में आपकी वैल्यू जो है मिडिल टर्म ही ग्रेटेस्ट होने वाली है। आई होप इट मेक सेंस। यहाँ पे लेक्चर काफ़ी ठीक ठाक लेंथ का हो गया है, तो अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और किसी कॉन्सेप्ट के साथ में आते हैं बाइनोमियल थ्योरम के, और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।